अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम डिकोड में खुश आमदीद। ये वीडियो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की इस लिहाज से है कि इसमें हम ना तो आपको ये बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, ना ही आपको कोई मालूमात पहुंचाएंगे, ना ही आपको कोई तज्जिया पेश करेंगे। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जब भी, क्योंकि अभी हालिया अमरीकी हमले के बाद जो कि सबको ये लग रहा था कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं 1-2 हफ्ते का टाइम लिया है और हमारे चीफ साहब भी मिलकर आए हैं, तो शायद हालात और सूरत हाल में कोई तब्दीली आ जाए और जंग उस तरह से ना हो, ये छेड़छाड़ इधर से मिसाइल उधर से मिसाइल ये होते रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अचानक सूरत हाल तब्दील हो गई, जिसके बाद अब दुनिया भर में ख़बरों, मालूमात और तज्जियों का एक तूफ़ान बरपा हुआ है। और पाकिस्तानी तज्जियाकार और हर आदमी जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, जिसको ज़रा सी भी नॉलेज है, वो अपना तज्जिया पेश कर रहा है, अपनी राय बना रहा है, अपना बयानिया बना रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है। और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। असल बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पूरी दुनिया की या मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल ईरान और इसराइल के हवाले से हुई है, और जिसमें हम इसलिए अपने आप को इन्वॉल्व समझते हैं कि हमारा ईरान से एक मजहबी जज्बाती ताल्लुक़ भी है, दूसरे वो हमसाया मुल्क भी है, तीसरे इसराइल से हमारी नफ़रत या इसराइल के हवाले से हम जो भी अपने जज्बात रखते हैं वो भी मौजूद हैं। और हम क्योंकि करीब हैं तो हम इस डर में भी मुब्तला हो सकते हैं कि कहीं ये जंग हम तक ना पहुंच जाए और हमें अब दोबारा से, जो अभी हमने एक इंडिया के साथ हल्की फुल्की सी एक वो की थी, उसका दोबारा से कहीं इंतज़ाम या उसके लिए हमें तैयार ना होना पड़े। असल बात यह है कि लोग मुख्तलिफ बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बताने वाले हैं, जो खबरें प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, जो ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। जो कर रहे हैं वो भी शायद पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है कि क्या हो रहा है। और दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल इस तरह की हुई है, इस सिचुएशन में आपको जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वीडियोस बहुत ज़्यादा है। हर कोई तज्जिया लिख के कर रहा है या वीडियो बना के कर रहा है और वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि किसी के भी तज्जिए में कोई कंक्लूजन नहीं है। आप जो कुछ भी देखें वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो देखना चाहें वो देखें। ड्रीम डिकोड को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कहना सिर्फ इतना है कि जो भी कुछ मालूमात आपको दी जा रही है, आप यूट्यूब पे जो भी तज्जिए और वीडियोस देख रहे हैं, उनको देखते वक्त या तो ये सवालात अपने जहन में रखें जो अब बयान होने जा रहे हैं, या ये सवालात आप उन लोगों से कमेंट्स में पूछें। तो उनमें हम शुरू करते हैं सवालात। बहुत सारी बातें जो हमें पूछनी चाहिए, या कम से कम हमें इस सारी मालूमात और ये सारा जो गोरख धंधा इस वक्त खड़ा, ये जो ड्रामा हो रहा है इस वक्त, इस ड्रामे के हवाले से हमें कुछ मालूमात बेसिक ज़रूरी है। जब यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब हिटलर ने जो कुछ भी किया और यहूदी वहाँ से यूरोप से शिफ्ट करके आए, तो वो सिर्फ फ़लस्तीन नहीं आए बल्कि वो ईरान भी आए। आज ईरान में आज भी यहूदियों की तादाद 25,000 से ज़्यादा है। इसी तरह हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसराइल में जो मुस्लिम आबादी है वो 18 लाख से ज़्यादा है। 18 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आबादी इसराइल में रहती है, फ़लस्तीन में नहीं, इसराइल में। पिछले हफ्ते हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क के कितने जासूस तेहरान से गिरफ्तार हुए और वो क्या कर रहे थे तेहरान में, वो किसकी जासूसी कर रहे थे, वो किसको मालूमात पहुंचा रहे थे और वो क्यों थे वहाँ। हालांकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो ईरान का बहुत ज़्यादा दोस्त भी रहा है, दोस्त बनता भी है। और ईरान ने ईरान इराक जंग के दौरान भी फ़ौजी हवाले से अपने दोस्त का इस्तेमाल किया था। पिछले ही हफ्ते चीन का एक मालबरदार जहाज़ चाबहार में आया, उसने क्या ऑफलोड किया और वो वापस चला गया, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अमरीकी जो अभी हमला हुआ है रीसेंट, जिसमें 3 जगहों पे या 4 जगहों पे उन्होंने ये कह के अटैक किया है कि यहाँ पे जो है एटम बम बनाने की लेबॉरेटरी है, जो भी वो होता है वो था। वो जो जहाज़ है, जो बमबार जहाज़ है, वो बहुत हैवी किस्म के बम फेंकते हैं और वो बहुत बड़े जहाज़ होते हैं और वो बहुत लंबे ट्रैवल करके आते हैं, यानी उड़ के आते हैं। वो किसी तैयारा बरदार जहाज़ पर नहीं होते। तो वो जो आए, उनको रास्ते में हवा में रीफ्यूल किस मुल्क ने किया
اور جس ملک نے کیا وہ اگر ایران کا دوست ہے تو اس نے امریکہ کی مدد کیوں کی؟ پچھلے ہی ہفتے روس کے صدر کا خامنئی کے بارے میں، جو ان کے روحانی پیشوا ہیں یا سپریم کمانڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کے بارے میں ولادیمیر پوٹن نے جو بیان دیا تھا وہ کیا تھا اور وہ کیوں دیا تھا؟ 1967 یا 1957 یا اسی وقت کا کوئی زمانہ ہے، سن 70 سے پہلے علی عمران نے یہ کیوں کہا تھا کہ برطانیہ نے اسرائیل اس لیے قائم کیا ہے کہ تیسری جنگ عظیم یورپ میں نہ لڑی جائے؟ دیکھیں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ پہلی دو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم جو تھی، یہ دونوں جنگیں جو ہیں وہ یورپ میں لڑی گئی، اور کچھ حصہ جاپان کا بھی انوالو رہا اور کچھ تھوڑا سا ایشیا کا، لیکن زیادہ تر وہ یورپ میں ہی لڑی گئی۔ تیسری جنگ عظیم یورپ میں نہ لڑی جائے، یہ اسرائیل کو بنانے کا مقصد ہے۔ یہ ایک کردار نے 70 سے پہلے یہ جملہ کہا تھا۔ عالمی جنگ، ہر وقت ہم بات کرتے تھے تیسری جنگ تو نہیں ہونے والی، تیسری جنگ عظیم تو نہیں ہونے والی، تیسری جنگ عظیم کب ہوگی، یا اس وقت تو نہیں ہوگی، یا یہ ہمارے اندازے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے عالمی جنگ کو برپا کرنے کے لیے؟ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ کیا اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے یا ہونے کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے یا ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہے تو اسے کیسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے اہم سوال، تیسری عالمی جنگ کیوں مسلط کرنا ضروری ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ حالیہ واقعات اور جو بھی ایران کے میزائل اٹیک، جوابی میزائل اٹیک جو اس نے اسرائیل پر کیے ہیں، اس سے پہلے چین کی بھی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی تھی، روس بھی کچھ باتیں کر رہا تھا، نارتھ کوریا بھی کچھ اچھل رہا تھا، ابھی بھی اچھل رہا ہے۔ باقی ملک خاموش ہیں۔ OIC نے قرارداد بھی پیش کر دی تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی بڑی پیش رفت ہے، جارڈن جو کہ اپنی ایئر اسپیس اسرائیل کو دے رہا ہے ایران کے خلاف، وہ بھی اس OIC کے ڈکلیریشن میں شامل ہو گیا ہے کہ اسرائیل یہ بند کرے اور یہ سب۔ اس کے بعد امریکہ نے اس طرح شو کیا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اس کے بعد جنگ میں شامل ہو گیا۔ جو ممالک جن کو آپ عرب ممالک کہتے ہیں، یہ سارے عرب ممالک جو ہیں ان کا کچھ کا آپ کو لگتا ہے جھکاؤ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے، کچھ کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے، یا کچھ نیوٹرل ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی امدادی جہاز لے کے کس ملک کے جہاز پہنچے ہیں اور وہ کون سا عرب ملک ہے، یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ 2026 کے پہلے کوارٹر میں اگر دنیا دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی، دو حصوں میں تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلاک ایران کے ساتھ کھڑا ہو جو کہ روس ہو، جس میں نارتھ کوریا ہو، جس میں چائنا ہو، اور جس میں کسی حد تک پاکستان ہو غیر اعلانیہ طور پہ، تو پھر اس کے بعد عرب ممالک کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ملایا جائے۔ یورپ، سارا کا سارا یورپ پہلے سے شامل ہے امریکہ کے ساتھ اور عرب کنٹریز کے ساتھ۔ تو اگر دنیا ابھی تک تو ظاہر ہے بظاہر نہیں ہے، اور وہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں روس اور چائنا، باوجود اس کے کہ روس نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، چائنا نے بھی کہا ہے آفیشلی، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی ہے دنیا۔ کچھ اور مزید واقعات ہوں گے، کچھ اور مزید بمباریاں ہوں گی، کچھ اور مزید جھگڑے کھڑے کیے جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ لیبارٹری یا وہ پلانٹ جس کے اندر ایٹم بم بنایا جاتا ہے، جو کہ الزام ایران پہ لگایا جا رہا ہے، کیا وہ ایک بریف کیس کی شکل میں ہوتا ہے، وہ کسی ٹھیلے پہ لگا ہوتا ہے، وہ کسی دکان میں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی لیب ہوتی ہے، بہت لمبے لمبے پائپس ہوتے ہیں، بہت لمبی لمبی اس کے اندر ٹنلز ہوتی ہیں، جو بھی تفصیلات ہیں اس کی مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں معلوم، وہ سب موجود ہوتی ہیں، اور وہ چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی۔ کیا ایران نے اگر ایٹم بم بنانے کی لیبارٹریز بنائی ہوئی ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے، تو وہ کیا زمین کے اوپر بنائی ہوئی ہیں اور کھلے عام بنی ہوئی ہیں؟ کوئی بھی دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہاں ایٹم بم بنتا ہے، اس طرح کی فیکٹری جوتے کی فیکٹری ہے؟ جس ملک کو یہ پتا تھا کہ دنیا کا سب سے موسٹ وانٹڈ آدمی پاکستان میں ایبٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن کے اندر ایک گھر میں رہ رہا ہے، اور اس کو اٹیک کر کے وہاں سے ریکور کرنا ہے یا مارنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے، اس کی انٹیلیجنس اس لیول پہ کام کر رہی ہے، اس انٹیلیجنس کو یہ نہیں پتا کہ ایران میں کہاں لیبارٹریز ہیں، کہاں ایٹم بم بنتا ہے، یا ایٹم بم بنتا بھی یا نہیں بنتا؟ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو صرف نیوکلیر ٹیکنالوجی کو اپنے بجلی بنانے اور دیگر چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم بم نہیں بنا رہے۔ اگر ہم بم نہیں بنا رہے تو کیا ایک ایسا ملک جو یہ کہہ رہا ہے اپنے ملک سے کہ ہم بم نہیں بنا رہے، اس کو اٹیک کرنا؟ امریکہ میں کسی کو نہیں پتا یہ بات، امریکن جو بھی ادارے خفیہ جاسوسی کے کام کرتے ہیں انہیں یہ بات نہیں معلوم کہ ایران کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے
वो बना रहा है या नहीं बना रहा, और बना रहा है तो कहाँ बना रहा है, क्या ये नहीं मालूम होगा? यकीनन मालूम होगा। उसके बावजूद भी हमला कर दिया जाता है। तो इस हमले का मतलब ये है कि इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए काफ़ी नहीं था, तो अब ये हमला किया गया। कल कुछ और नया होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये सारा कुछ अभी जो है ये तीसरी आलमी जंग से पहले का, ड्रामे से पहले का ये टीजर समझ लें हम इसको, कि जी ड्रामा जो है वो होने वाला है, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे उसके सीन दिखाए जा रहे हैं। तो ये सीन बन रहे हैं। इन सीन को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि चाइना और रूस को ईरान के साथ खड़ा किया जाए, और बैटल फील्ड होगी ये अरब का इलाका। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल 2 मुल्कों का है, और वो 2 मुल्क चाहे उन्हें कुछ भी ना समझें, वो 2 मुल्क हैं इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इस सिलसिले में क्या कर रहा है? इंडिया विकेट के दोनों साइड खेलने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाए, और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो जिस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपने आप को दुनिया का अजीम तरीन मुल्क और खुद को देवता उन्होंने बना लिया था, उसमें से हवा निकल गई है। वो रियलाइज नहीं कर पाए इस दुख को और इस रियलिटी को, तो वो दोबारा से देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं और विकेट के दोनों साइड खेल रहे हैं। पाकिस्तान का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये जंग इसलिए मुसल्लत होती है, तीसरी आलमी जंग, जिसमें ईरान बज़ाहिर टारगेट है, लेकिन ईरान के अगर 2 हिस्से करने या 3 हिस्से करने हैं, अगर एजेंडा ये है, अगर स्क्रिप्ट ये है, तो उसमें बलूचिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल किया जाएगा और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी शामिल किया जाएगा। तो पाकिस्तान को अपनी सालमियत बरकरार रखना ज़रूरी है, और वो कैसे रखेगा और वो अपना रोल कहाँ डिफाइन करेगा। आपको बज़ाहिर रोल कुछ और नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो रोल नज़र आ रहा है वो हमारे चीफ के वहाँ जाके मिलने और उसको न्यूज़ में ना आने, और उसके बाद फिर एक मुश्तरका एलामिया जारी ना होना, और उसके बाद फ़ौरन ही ये हो जाना, ये बिल्कुल। और फिर ट्रम्प को अमन, मतलब एक आदमी को जो है वो अगर अमन का पीस प्राइज़ देना है, तो फिर उसके लिए बहुत सारे पाकिस्तान में भी नाम है अमन के पीस प्राइज़ के लिए, जिसमें आप जो है वो फारूक दादा और नईम शर्री और इस तरह के फ़हीम कमांडो टाइप लोगों के नाम भी अमन के लिए दें, अगर डोनाल्ड ट्रम्प के ही देने। एक आदमी जो ये कहता आ रहा है कि मैं जंगें ख़त्म करने के लिए सदर बना हूँ, वो आदमी ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल खेल कुछ और हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और हो रहा है। अब तीसरी आलमी जंग को मुसल्लत करना क्यों ज़रूरी है? देखें, दुनिया में सबसे बड़ा जो धंधा है ना, सबसे बड़ा गंदा काला धंधा जो है ना, वो असलहे का है। ये जंग मुसल्लत शायद ना होती या ना की जाती, लेकिन रीसेंट वाक़यात में चाइना ने अपनी एंट्री डाल दी है कि वो भी एक दुकान लेके बैठ गया असला बेचने की, जहाज़ बेचने की। इससे पहले ये जारादारी यूरोप और अमेरिका के पास थी कि दुनिया में जहाँ भी लड़ाई होगी उसके लिए हम असला सप्लाई करेंगे। पहली और दूसरी आलमी जंग भी असला बेचने के लिए ही करवाई गई थी, और अब ये तीसरी करवाई जा रही है। इसमें रूस एक ऐसा मुल्क है जो असला बनाता था, लेकिन वो अपने लिए बनाता है। वो उसका बेचने का इतना बड़ा धंधा नहीं है जितना बड़ा बनाने का धंधा है। चाइना अब बेचना शुरू हो गया है, तो इस धंधे में क्या चाइना भी अपना असला बेचने के लिए इस सर्कस में इन्वॉल्व होगा जिसका नाम तीसरी आलमी जंग है, या सिर्फ यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक ही अपना असला बेचेंगे? बेसिकली जंग का मकसद, किसी भी जंग का, छोटी या बड़ी या आलमी जंग हो, उसका मकसद धंधा करना है, अपना असला बेचना है। तो इस असला बेचने के धंधे में जो भी मुल्क इन्वॉल्व हैं वो ये चाहेंगे कि ये धंधा हो। बाकी जो सवालात मैंने आपसे कहे हैं कि वो अपने जहन में रखें, जिस वक्त भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या कुछ भी आप कंटेंट आपको रिसीव हो रहा, तो उनसे सवाल करें। बात समझने में आसानी रहेगी कि ये गोरख धंधा है क्या। अल्लाह हाफिज।